आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए हम इससे पहले वाले वीडियो मतलब लेक्चर 12 में हम आपको बताए थे वर्ग 16 के तत्वों के ही बारे में। ठीक, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी तत्व हम जैसे ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, उसका भौतिक और रासायनिक गुण हम आपको उस वीडियो में नहीं बता पाए थे, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए वर्ग 16 के तत्व में जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को ही नॉन मेटल माना गया है, मतलब अधातु। ठीक, और सेलेनियम और टेल्यूरियम इन दोनों को ही उपधातु माना गया है। ठीक, मेटलॉइड उपधातु। और इसमें जो पोलोनियम है इसको धातु माना गया है। ठीक, देखिए हम अभी तक आपको क्या बताएं कि वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीजन, सल्फर को अधातु माना गया है, सेलेनियम और टेल्यूरियम को उपधातु माना गया है और पोलोनियम को धातु माना गया है। ठीक, इसमें से ये जो पोलोनियम है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी की तरह होता है। रेडियोधर्मी का मतलब क्या हुआ कि इसका आयु जो होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। आयु का मतलब जैसे हम अगर मान लीजिए पोलोनियम बना दिए तो उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, मतलब मुश्किल से हम इसे 30.8 दिन तक रख सकते हैं। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम को अगर हम बना दें तो इसको काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है। ठीक, एक्सेप्शन है पोलोनियम। ठीक, इसी के साथ हम आपको बताए थे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और इसमें ज़्यादातर तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अपरूपता का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, लेकिन ये देखिए ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में है, मतलब ऑक्सीजन जो है वह द्विपरमाणु की तरह है, मतलब द्विपरमाणु की तरह। ठीक, द्विपरमाणु की तरह। लेकिन देखिए ऑक्सीजन और सल्फर कितने पास होते हुए भी ये जो सल्फर है वह S8 के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब यह एक तरीके से देखा जाए तो यह बहुपरमाणु की तरह रहता है। ठीक, बहुपरमाणु की तरह रहता है। ऑक्सीजन O2 मतलब द्विपरमाणु के रूप में रहता है, लेकिन सल्फर जो है वह बहुपरमाणु के रूप में पाया जाता है। इसीलिए ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, देखिए हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि वर्ग 16 के तत्व हम ऑक्सीजन फैमिली का तत्व कहते हैं। ठीक, ये सारी बातें रहे छोटी छोटी नॉलेज। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम हो गया, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब देखिए किसी का भी फिक्स नहीं होता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यही होगा, मतलब जैसे ये सिर्फ हम एक चीज़ का बताना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन जो है यह -2 के रूप में पाया जाता है, -1 के रूप में भी पाया जाता है, +1 के रूप में भी पाया जाता है और +2 के रूप में भी पाया जाता है। अब कहेंगे कि इतना सारा ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसे हो गया। ठीक, तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। अगर H2O2 में हम ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, देखिए हम जिसका हमें ज्ञात करना होता है उसे हम X मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन पर क्या होता है +1 का चार्ज। ठीक, अब कितने बार है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस कर दिए। ऑक्सीजन का हमें ज्ञात करना है तो X, अब 2 बार है तो 2X इक्वल मतलब इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। ठीक, अब इसको हम करते हैं, देखिए 2 + 2x = 0। अब इसी को हम इस तरह कर दें 2x = -2x = -1। ठीक, देखिए x मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन का हम ज्ञात किए तो कितना आया -1, जो कि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। ठीक, ये देखिए ये आ गया। अब इसी तरह हम दूसरा दिखाना चाह रहे हैं आपको। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट हमने ये लिया, सेकंड हम मान लेते हैं KO2। इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, इसमें से हमें ऑक्सीजन का, तो क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर
ठीक। अब इसमें पोटेशियम जो है इसका तो 1 रहेगा, ठीक। अब प्लस क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे x मानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 2 बार आया है तो हम 2x कर दें इक्वल 0 कर दें, किसी भी प्रकार चार्ज नहीं है इस पर। अगर मान लीजिए हम इधर कर दें मतलब 2x इक्वल -1 हो जाएगा, x इक्वल -1/2 भी आ गया, ठीक। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का मतलब वेरिएबल है यह। इसी के साथ हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं OF2, ठीक। इसमें हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना है हम उसे x मानेंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर क्या कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज होता है। अब इस कितने बार आया है फ्लोरीन 2 बार, तो ठीक हम 2 बार से मल्टीप्लाई कर दी इक्वल 0 हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा x -2 मल्टीप्लाई कर दी इक्वल 0, मतलब x इक्वल क्या हो गया 2। मतलब देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2, ठीक। देखिए मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है। ऑक्सीजन का ही नहीं सल्फर का, देखिए सल्फर किस किस रूप में पाया जाता है, सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -2, 2, 4, 6 के रूप में पाया जाता है। और अगर हम सिलीनियम की बात करें तो सिलीनियम जो होता है यह पाया जाता है -2, 2, 4, 6, ठीक। और इसी तरह टेल्यूरियम का बात करें तो ये भी पाया जाता है -2, 2, 4, 6, मतलब इन तीनों का देखिए समान है, मतलब सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम का समान है। और पोलोनियम जो है यह 2, 4 के रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन जो है, अगर हम इन तत्वों में मतलब इस वर्ग में अगर हम बात करें कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होगा, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है ऑक्सीजन होगा, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया था कि विद्युत ऋणात्मक जहाँ आएगा वहीं पर आयनन एंथैल्पी भी जोड़ लीजिए, ठीक। आयनन एंथैल्पी भी ऑक्सीजन का सबसे अधिक होता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता और आयनन एंथैल्पी दोनों ही ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। देखिए वर्ग 16 के तत्वों में जैसे ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेल्यूरियम है, फिर पोलोनियम है, ठीक। अब ये देखिए ये हाइड्रोजन के प्रति कितना ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, मतलब रिएक्टिविटी अब इसका देखने जा रहे हैं। अगर इन सभी का हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक, हाइड्रोजन के साथ हम अगर इसका रिएक्शन करा दे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मतलब H2 के फॉर्म में रहेगा, H2, ठीक। तब देखिए क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन जो है इस पर कितना लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 3 लोन पेयर कैसे आया, हम ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता चुके हैं, चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है 1s2, 2s2, 2p4, ठीक। अब इसमें हम इसको तो मान लीजिए हम अक्रिय गैस मान लेते हैं, लेकिन ये जो है मतलब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 4 मतलब 6, तो उससे ही हम लोन पेयर के रूप में डिनोट कर दिए हैं। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसलिए ये क्या करता है हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक। जब ये रिएक्शन कर लेगा तो क्या हो जाएगा H2O, ठीक, जो कि जल हो गया, यही देखिए बना लेता है जल। अब उसके बाद अब जब इसका ऑक्टेट मतलब इसके अंतिम कक्ष में अगर देखा जाए तो 3 लोन पेयर है, तो उसी तरह इसी वर्ग के अंतर्गत जो सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम आते हैं, तो इन सभी का मतलब इन सभी पर तो 3 लोन पेयर होगा, मतलब ये सभी हाइड्रोजन के साथ यही मतलब कंपाउंड बनाएंगे। H2S फिर सेलेनियम करेगा तो H2Se बनाएगा, फिर टेल्यूरियम जो है यह भी H2Te बनाएगा, ठीक। फिर इसी तरह पोलोनियम क्या करेगा, यह भी H2PO बनाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब देखिए ये जो तत्व मतलब वर्ग 16 के तत्व जो हैं यह ऑक्सीजन के प्रति कैसा रिएक्शन करते हैं। ठीक, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो होता ही है। ठीक, अब हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन के प्रति अगर क्रियाशीलता देखा जाए तो मान लेते हैं कि तत्व हमारा ई है। ठीक, अब ये ऑक्सीजन के प्रति रिएक्शन करेगा तो या फिर EO2 देगा या फिर EO3 के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, जैसे हम मान ले रहे हैं क्या, अब देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन O2 तो बनाएंगे नहीं, जैसे वर्ग 16 के तत्व में क्या आएगा, O आएगा। अब यहाँ पर O अगर मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया, अब यहाँ पर O2 है। ठीक, O2 अब इस तरह तो कंपाउंड बनेगा नहीं, हम डायरेक्ट इसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं O3। ठीक, इसका क्या नाम है, इससे हम कहते हैं ओजोन। ठीक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका निर्माण की विधि, मतलब ओजोन बनाने का मतलब ओजोन कैसे बनाते हैं। ठीक, अब इसी तरह देखिए अब यहाँ पर जैसे आ गया, मान लीजिए हम दूसरा कंपाउंड बना ले रहे हैं, जैसे सल्फर हो गया। ठीक, SO हो गया 3। अब इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक, सल्फर ट्राईऑक्साइड कहते हैं। अगर हम इसी का मतलब ई के मतलब हम यहाँ पर ऑक्सीजन रखे थे, अगर हम यहीं पर S रख दें मतलब SO2 तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन और सल्फर के ही ऑक्साइड नहीं बनेंगे, बल्कि यहाँ पर ई का मतलब क्या होगा, कोई भी मेटल हम यहाँ पर लिखते रहे। ई का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ले लीजिए, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, मतलब कुछ भी ले लीजिए, ये ऑक्साइड बना दिया। अगर मान लीजिए ई के स्थान पर हम S ले लिए, अब SE ले ले तो क्या हो जाएगा, SeO2 बन जाएगा और SeO3 बन जाएगा। ठीक, इसी तरह TeO2 बन जाएगा और TeO3, जो कि इस रूप में यह रहना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, यह रहना टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड के रूप में रहना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं कि हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता कैसे होता है वर्ग 16 के तत्वों में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। अब देखिए हैलोजन यहाँ पर वर्ड आया, हैलोजन को हम मान लेते हैं X, और इसमें हैलोजन में क्या आ सकता है, हैलोजन में जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या फिर आयोडीन हो गया। ठीक, हैलोजन हो गया ये, और इसके प्रतिक्रियाशीलता मतलब किसके साथ हम इसका रिएक्शन कराएं, तो हम कराने जा रहे हैं वर्ग 16 के तत्व। मतलब वर्ग 16 के तत्व में कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक, अब देखिए इसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, इसमें वर्ग 16 के जो तत्व हैं, वर्ग 16 के तत्व। ठीक, वर्ग 16 के तत्व जो है वह मान लेते हैं, ये सारे मेटल को हम ई मान ले रहे हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, मतलब ई जो है वो हैलोजन के प्रति देखिए क्या कौन कौन सा कंपाउंड लगभग बना सकते हैं। तो ई जो है इससे हम हैलोजन वाले को X मान लिए। ठीक है, ये 6 फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर ई जो है यह X के प्रति 4 के फॉर्म में पाए जाते हैं, और ई जो है वह X के फॉर्म में 2 के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मतलब देखिए ये हेक्सा हैलाइड भी बना सकते हैं, टेट्रा हैलाइड भी बना सकते हैं और डाई हैलाइड भी बना सकते हैं। ठीक, ये सभी क्या है, हैलाइड ही तो हैं। ठीक, हैलाइड। यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं कि हैलोजन के हैलाइडों के अस्थायित्व का घटने का क्रम। अब देखिए ये जो अस्थायी तत्व है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो इसके अस्थायित्व का घटने वाला क्रम हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन हो गया, ये सबसे ही कॉमन होता है। फिर इसके मतलब इसके अस्थायित्व का घटने का क्रम हम बता रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक, इसमें से जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे सल्फर हो गया। ठीक, सल्फर जो है वह F6 के फॉर्म में भी पाया जाता है, सल्फर जो है वह Cl2 के फॉर्म में भी पाया जाता है, और सल्फर जो है वह Cl4 के फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब ये हेक्सा हैलाइड, डाई हैलाइड एंड टेट्रा हैलाइड तीनों प्रकार का बनाता है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया हैलोजन के हैलाइडों के स्थायित्व के घटने का क्रम। ठीक, एक बार हम फिर से आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले हम तत्वों को बता दें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आते हैं वर्ग 16 के तत्व में, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर अधातु हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है टेल्यूरियम उपधातु होते हैं, मतलब मेटेलॉइड होते हैं, और पोलोनियम जो है धातु होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता दिए कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। और इसमें से हम आपको बता दिए कि सभी के सभी अपरूपता दिखाते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसे द्विपरमाणु कहते हैं, लेकिन सल्फर जो है S8 मतलब बहुपरमाणु के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको बता दिया, जिसमें से हमने कई सारे एग्जाम्पल भी आपको बताए। फिर हमने आपको बताया कि हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। ठीक, अब हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता सभी तत्व वर्ग 16 के तत्व हैलोजन की प्रतिक्रिया कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता। ऑक्सीजन में हमने आपको बताया कि डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें हमने आपको कई सारे कंपाउंड भी बनाकर दिखाया। फिर इसके बाद आता है हमारा हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। ठीक, अब हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता में जैसे हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गए। फिर ई के मतलब हमने सभी तत्वों को ले लिया। फिर वर्ग 16 के तत्व जो है यह हेक्साहेलाइड भी बनाते हैं, फिर टेट्राहेलाइड भी बनाते हैं, फिर डाइहेलाइड भी बनाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्थायित्व हमने बता दिया कि हैलोजनों के हैलाइडों के स्थायित्व का घटने का क्रम। ठीक है, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने आपको बता दिया। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि सल्फर जो है हेक्सा फ्लोराइड भी बनाते हैं, डाइक्लोराइड भी बनाते हैं, फिर टेट्रा क्लोराइड भी बनाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डाई ऑक्सीजन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाई ऑक्सीजन। अब डाई ऑक्सीजन जो है इसे हम कैसे बनाते हैं, ये भी तो प्रश्न में उठता है। तो देखिए, हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, हम इसने यही बस एक तरीके से टॉपिक ही बनाया है कि प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन निर्माण की विधि, मतलब प्रयोगशाला में हम डाई ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे डाई ऑक्सीजन निर्माण की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से हम आपको फर्स्ट बताने जा रहे हैं कि जैसे हम मान लेते हैं KClO3। ठीक, जिसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम गर्म करते हैं। ठीक, किसके उपस्थिति में, MnO2 के उपस्थिति में। यहाँ पर MnO2 को पाइरुलोसाइड कहते हैं। ठीक, पाइरुलोसाइड। ठीक, इस क्या करते हैं, देखिए डाई ऑक्सीजन निर्माण की विधि क्या है। KClO3 को हम क्या करते हैं, MnO2 मतलब पाइरुलोसाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होता है कि देखिए K है मतलब पोटेशियम और Cl ये लेकर निकल जाता है KCl के रूप में, और ये जो ऑक्सीजन है यह बाहर निकाल देता है। ठीक, इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 3 से। ये हो गया पहला विधि। क्या है, डाई ऑक्सीजन निर्माण की विधि क्या है, पोटेशियम क्लोरेटो को हम पाइरुलोसाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब KClO और O2 मतलब डाई ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। और दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है जिससे कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड में जैसे मान लेते हैं कि Ag2O। ठीक, अब ये Ag क्या है, Ag मतलब सिल्वर, ये क्या है, एक तरीके से धातु ही तो है। अगर इसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि Ag जो है मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक, अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पर O2 के फॉर्म में निकला है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम देख सकते हैं जैसे HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, इसे हम अगर गर्म करते हैं तो Hg निकल जाता है और O2 निकल जाता है। बैलेंस करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। और इसी तरह जैसे Pb3O4 हो गया, इससे अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये Pb का मतलब लेड हो गया, लेड ऑक्साइड बनाता है। लेड ऑक्साइड इसके साथ ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ठीक, इससे अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 मतलब 6 Pb मतलब लेड निकलेगा और ऑक्सीजन के अंदर बैलेंस हो गई। ठीक, इसी तरह अगर हम देख लें जैसे PbO2। ठीक, PbO2 है,
इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, Pb क्या है, एक तरीके से धातु ही तो है, ठीक। इसको गर्म करेंगे तो ये भी निकलेगा क्या, PbO लेड ऑक्साइड, और इसके साथ ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया बैलेंस, ठीक। ये रहा डाइऑक्सीजन के निर्माण की विधि। एक और विधि है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब H2O2। ये क्या होता है, H2O2, यह एक्वस के फॉर्म में रहता है, मतलब जलीय फॉर्म में रहता है। इससे अगर हम गर्म करते हैं, ठीक, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक्वस फॉर्म में रहता है, अगर इसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब H2O बाहर निकल जाता है। जब H2O बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा के क्या, ऑक्सीजन, ठीक, जो कि O2 के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक। अब ये जितने भी O2 हैं ये सभी के सभी गैस के ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक, गैस के ही फॉर्म में रहते हैं। इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस। ये रहा डाइऑक्सीजन के निर्माण की विधि, ठीक। डाइऑक्सीजन के निर्माण की विधि, पोटेशियम क्लोरेटो को हमने पाइरोलोसाइट की उपस्थिति में गर्म कर तो डाइऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इसी तरह यहाँ पर हमने कुछ धातु लिए, उसको हमने गर्म किया तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस में लिया, जिसे गर्म किए तो वाटर और इसके साथ ऑक्सीजन निकल गया। अब हम देख लेते हैं डाइऑक्सीजन के गुण, मतलब भौतिक और रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो हम डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं, ठीक। डाइऑक्सीजन का भौतिक गुण, देखिए डाइऑक्सीजन कैसा होता है। डाइऑक्सीजन, देखिए हम सभी ऑक्सीजन से परिचित हैं। क्या हमें ऑक्सीजन दिखाई देती है? ऐसा तो नहीं है कि हमें ऑक्सीजन दिखाई दे, मतलब उसका रंग ही नहीं पता चलेगा। अगर रंग पता चल जाए तो हमें नहीं पता चल जाएगा कि ये दिखाई दे रहा है। तो मतलब जैसे डाइऑक्सीजन जो है यह रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन होता है। और इसे सूंघने पर क्या किसी तरह पता चलता है कि किस का मतलब गंध है, तो नहीं पता चलता है, तो मतलब यह गंधहीन भी होता है, ठीक। मतलब डाइऑक्सीजन जो है यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। और ये जो ऑक्सीजन है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन जो हम केवल क्या पढ़ते हैं, O16, ठीक, ठीक। जैसे ऑक्सीजन जो है O16 के फॉर्म में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है O70 के फॉर्म में भी पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो 80 के फॉर्म में भी पाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन जो है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 60, 70, मतलब O60, O70, O80, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में O60 पाया जाता है, ठीक। इसमें से जैसे O60 हो गया, O80, मतलब सम संख्या वाले जो होते हैं, ठीक, सम संख्या वाले वो क्या होते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक। अनुचुंबकीय का मतलब क्या हुआ, देखिए वो क्या होते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक। अनुचुंबकीय का मतलब क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। देखिए इससे याद करना इजी है, क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब, इससे समझिए पेयर, मतलब अनुचुंबकीय मतलब याद रखिए पैरामैग्नेटिक, इसी को मतलब अनुचुंबकीय को इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो आप इसे याद रखिए पेयर से, ठीक। पेयर का मतलब क्या हुआ कि इस पर देखिए 16 है तो पेयर के फॉर्म में ही पाया जाएगा, 18 है पेयर के फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन 70 यह अनपेयर के जैसा लग रहा है, ठीक। पेयर का मतलब क्या हुआ कि जोड़े के रूप में, ठीक, जोड़े के रूप में पाए जाएंगे। अब उसी तरह बताना चाहिए कि जैसे अनुचुंबकीय हो गया वो पेयर के फॉर्म में पाया जाएगा। इसमें कौन सा अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, ठीक, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक है या डाइमैग्नेटिक। तो आप इसे ज्ञात करने का तरीका सीख लीजिए। ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ n, फिर n+2, ये होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक, ये होता है इसका सूत्र। कैसे हम ज्ञात करते हैं, अब यहाँ पर n आया, n का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम ऑक्सीजन जैसे O8 हो गया, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो क्या होता है 1s2,
ठीक 1s2, फिर 2s2 2p4। ठीक, अब इसमें ऑक्सीजन मतलब एस में क्या होता है 1 डब्बा, इसमें अब पी में कितना होता है 3 डब्बा। ठीक, 3 डब्बा हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या है पी में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो पी में अब देखिए 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन को तो हमने पुट कर दिया, लेकिन एक बचा है तो एक हमने इस तरह से पुट कर दिया। अब इसमें देखिए n इक्वल्स टू, मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए 1 और 2 अनपेयर के फॉर्म में रहा, मतलब नंबर ऑफ n अनपेयर का मतलब क्या हुआ 2 है इसमें। ठीक, अब यही n का मान हम इसमें पुट करेंगे तो मतलब म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए n का मान 2 + 2 = 2। ठीक, अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 = 8। ठीक, इससे हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2√2। ठीक, म्यू इक्वल्स टू बोर मैग्नेट्रॉन। इससे चाहेंगे तो आप √2 का वैल्यू रख कर सॉल्व कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का जो है यह म्यू का मान कितना होता है। अब हम देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण क्या होता है, मतलब डाई ऑक्सीजन का रासायनिक गुण क्या होता है। अब देखिए O2 का रासायनिक गुण में हम क्या देखते हैं कि जैसे O2 हो गया, इसका रिएक्शन हम मान लीजिए Ce से करा रहे हैं, मतलब कैल्शियम के साथ। अगर इसका रिएक्शन हम Ce के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, मतलब CeO बना लेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया रिएक्शन। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये बनाता है Al2O3 के फॉर्म में बनाता है। अब ये Al2O3 के फॉर्म में कैसे बनाया, देखिए एल्यूमिनियम पर होता है +3 चार्ज और O2 पर होता है -2 का चार्ज। अब क्या होता है कि ये जो है अपना -2 इसे दे देता है और इसका +3 इस यहाँ पर चलाता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर बन गया, तो Al2 ऑक्सीजन का O2 यहाँ पर आ गया और एल्यूमिनियम का 3 यहाँ पर चला गया। ठीक, अब इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंसिंग। अगर हम O2 का रिएक्शन अगर हम फास्फोरस मतलब P4 के साथ करा दें, श्वेत फास्फोरस के साथ, तो क्या हो जाता है कि यह P4 मतलब P4 और ऑक्सीजन मिल करके बना लेते हैं P4O10। ठीक, इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंसिंग। अगर हम O2 का रिएक्शन कार्बन के साथ केवल करा दें तो क्या बनेगा, अब सीधे रिएक्शन इसे तो कोई भी कर लेगा, क्या CO2 बनेगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम यही रिएक्शन जिंक सल्फेट मतलब जिंक ZnS और O2 के साथ करा दे तो क्या बनेगा। अब इसका रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या इसका मतलब सल्फर ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और Zn जो है यह जिंक ऑक्साइड बना लेता है ZnO। ठीक, अब हम बैलेंसिंग को कंप्लीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 से और SO2 के फॉर्म में पाया जाएगा और ZnO जो है ये भी 2 के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है मीथेन से करा दें, मतलब CH4 के साथ करा दें। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि मीथेन का कार्बन जो है वो O2 को ले लेता है, ठीक CO2 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन के साथ अब यहाँ पर देखिए H4 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मतलब 2H2O के फॉर्म में चला जाता है और रिएक्शन बैलेंस हो जाता है यहाँ पर। ठीक, ये रहा डाई ऑक्सीजन का रासायनिक गुण। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया, O2 का रासायनिक गुण हमने कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराया, फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस, अब किसी मतलब अन्य मेटल के साथ भी करा सकते हैं, फिर कार्बन के साथ हमने करा दिया, फिर जिंक सल्फेट के साथ, फिर मीथेन के साथ। तो आज का रहा यह टॉपिक हमारा डाई ऑक्सीजन के निर्माण की विधि। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।